बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान हूँ। खबरें ही खबरें हैं और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं, आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। एक तो शुरू में करना चाह रहा हूँ राणा सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट से, जिसमें राणा सनाउल्लाह ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने हमें तहरीक अदम एतमाद के लिए कायल किया, यानी अब उसका बोझ महसूस कर रहे हैं। इक़्तिदार का नशा थोड़ा सा उतरा है 2-2.5 महीने के बाद, तो अब समझ आ रही है कि कौन सा जलता हुआ टायर इनके गले में डाल दिया गया है। शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है कि आपको ओहदा मिल गया, प्रोटोकॉल मिल रहा है, लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जब ठहराव आता है, आप देखते हैं कि आपने कुछ गेन किया या लूज़ किया। जब आप अपने हलकों के अंदर जाके वहाँ से तफसीलात पूछते हैं, अपने लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो आपको पता चलता है कि ग्राउंड पे आपने कितना कुछ लूज़ कर दिया है। इमरान खान, जिनकी पॉलिटिकल मामलात इतने अच्छे नहीं थे आज से चंद महीने पहले तक महंगाई की वजह से, अब वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल पॉलिटिकल शख्सियत बन चुके हैं वंस अगेन। और उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने की अहलियत रखती है इस वक्त, और उसका रीज़न ये है कि महंगाई भी कई गुना बढ़ गई, साथ ही साथ बैड गवर्नेंस भी है, पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी भी गई। शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, अच्छा ये कह क्यों रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब, जरदारी साहब पे क्यों डाल रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे PMLN जो है वो ये बयानियां बनाएगी। ये इसको संभाल कर रखिएगा मेरे क्लिप को। आने वाले वक्त में इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून ये बयानियां बनाना शुरू करेगी कि पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें फंसा दिया था, और इमरान खान का सारा किया कराया जो गुनाह है या जो उसके जराइम है वो हमारे ऊपर लाद दिए थे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, और ये इससे मिलता जुलता ही होगा। मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में ये बयानियां बनाएगी कि पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान के गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर लाद दिया, और हम फंस गए अपने मुल्क को और अपनी कौम को मुसीबत से निकालने के चक्कर में। ये कहेगी PMLN आने वाले वक्त में। इसके कभी इम्कानात हैं। अब इसकी ग्राउंड्स बनाई जा रही हैं कि हमें बताया गया था कि आर्मी चीफ इमरान खान साहब को इस तरह का बंदा ले आएंगे, हम सबको जेलों में डाल दिया जाएगा, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। यानी हामिद मीर ने भी एक ऐसा मौक़िफ़ दिया कि जनाब इमरान खान साहब आर्मी चीफ को हटाने वाले थे, दूसरा ला रहे थे, और निज़ाम पूरा का पूरा बदलने वाले थे, और पार्लिमानी सिस्टम भी चला जाता। तो डेमोक्रेसी के लिए जरदारी साहब ने PMLN का साथ दिया और उन्होंने इमरान खान साहब को हटा दिया। बज़ाहिर हामिद मीर ने यह बात की है, अब यह भी एक तरह की साजिश है। यानी जब तहरीक अदम एतमाद आप इस मकसद के लिए लाए थे, तो फिर आप ये मकसद लिख देते तहरीक अदम एतमाद लाते हुए कि हमें खतरा है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को हटाने वाले और एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ लाने वाले हैं जिसके बाद हालात बहुत खराब हो जाएंगे, ये जमहूरियत और निज़ाम को उलट देंगे। इस तरह की चीजें लिख देते ना। वहां तो आप लिख रहे थे गवर्नेंस के ऊपर और महंगाई के ऊपर, तो महंगाई जिस बुनियाद पे तहरीक अदम एतमाद लाई गई वो महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने मजीद ये बुरी खबर सुनाई है कौम को कि अभी मुश्किलात आनी हैं, जात से हटकर फैसले करना होंगे। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अगर रियासत है तो सियासत भी हो जाएगी। IMF से शराइत तकरीबन तय हो गई हैं। IMF कह रहा था कि हमें एतमाद नहीं है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत पर एतमाद नहीं है, अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। ये शहबाज शरीफ साहब का कहना था। हमें बड़ी तकलीफ हुई कीमतें बढ़ाने पे। बातें वो इस तरह की करते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाने से चूकते नहीं हैं और लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमत के हवाले से मेरे पास एक खबर है। लगातार आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है, लेकिन तेल की कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, बल्कि मिफ्ता इस्माइल ने जो डील किया है IMF के साथ, अगर उसके अंदर आप देखें तो जो उनके अपोनेंट हैं पॉलिटिकल, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 50 रुपए तो ये अब लेवी लगाएंगे और सेल टैक्स लगाएंगे तेल के ऊपर, तो ये पेट्रोल की कीमत को 234 रुपए तक नहीं रोकेंगे, इसको 250-300 रुपए तक ले जाएंगे, और इसी तरह पब्लिक के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा, जबकि डीजल की कीमत को उससे ऊपर ले जाएंगे। अब आलमी मंडी में कीमतें लगातार कम हो रही हैं। अगर तो कीमतें कम हो रही हैं तो पब्लिक को आप रिलीफ दें। अगर आप आलमी मंडी का बहाना लगाते हैं तो वो भी कीमतें कम हो रही हैं। पहले आपने इमरान खान और IMF के मुआहदे का बहाना लगाया, फिर IMF से आपको डांट पड़ी, तो आपने आकर सच बोला, आपने कहा नहीं जी IMF के मुआहदे की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी,
اور عمران خان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ عالمی مہنگائی ہے۔ اب عالمی مہنگائی کم ہو رہی ہے، یعنی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان ہے، اور یہ لگاتار کم ہوتے ہوتے ایک مرتبہ پھر آج کم ہوئی ہے $2.23، اور اب یہ رہ گئی ہے $103.8، یعنی $104 سے بھی کم ہو گئی ہے۔ تو عالمی منڈی میں امریکی خام تیل ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے اس کی قیمت نیچے آ رہی ہے، انہوں نے 3% کمی مزید کر دی ہے۔ تو اس طرح پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی پبلک کو یہی ریلیف ٹرانسفر کر سکتا ہے، لیکن یہ حکومت کیونکہ کوئی پلاننگ نہیں ہے تو یہ ریلیف ٹرانسفر عام آدمی کے اوپر نہیں کیا جا رہا۔ مفتاح اسماعیل نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں مفتاح اسماعیل کا اگر آپ یہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھیں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھانے کی ذمہ داری یا ذمہ دار ہم ہیں اور ہماری حکومت ہے، یہ مفتاح اسماعیل کا سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی IMF کو منانا ہو تو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے پڑتے ہیں۔ ابھی تک ان کا معاہدہ نہیں ہوا، کل ایک رولا ڈال دیا تھا کہ معاہدہ ہمارا ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا، اور دیکھنا یہ ہے کہ IMF مزید کون سی شرائط ایسی رکھتا ہے جو اس حکومت سے پوری نہیں ہوتی، کیونکہ ان پہ وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے IMF کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں، انہوں نے چائنا کی منتیں کی، انہوں نے سعودی عرب کی منتیں کی، تو کچھ پیسہ جو ہے وہ چائنا سے ان کو سپورٹ کے طور پہ مل رہا ہے، اور یہ $2.3 ارب غالباً یہ ہیں، اور اس کے بعد ان کو، اور یہ قرضہ ہے، یاد رکھیے گا یہ پھر پاکستانی قوم کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ IMF سے بھی قرضہ لے رہے ہیں، چائنا سے بھی قرضہ لے رہے ہیں، سعودی عرب سے بھی قرضہ لے رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ گروتھ ان کے دور میں نیچے چلی گئی ہے، ریمیٹنسز نیچے چلے گئے ہیں، ایکسپورٹس تباہ ہو گئی ہیں، ہر سیکٹر کو انہوں نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ بجلی کی قیمتیں مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی جب سے ان کی حکومت آئی ہے 80% بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا ان کا پورا منصوبہ ہے، جس پہ تقریباً عمل درآمد ہو چکا ہے۔ جبکہ ابھی جو کراچی کے اندر کے الیکٹرک ہے وہ بھی بجلی کا ایک بڑا زوردار جھٹکا دینے والی ہے کراچی کے شہریوں کو، یعنی $11 سے زیادہ بجلی کے یونٹ کے اوپر وہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ادویات کی قیمتیں 25% اضافہ ان کا بھی ہونے جا رہا ہے۔ ان کے مطالبات سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی ہے، اور حکومت کو اب ادویات کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی۔ پہلے بھی جب سے یہ حکومت آئی ہے ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں، اگر یہ 25% قیمتیں اور بڑھتی ہیں تو عام آدمی کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر بہت اچھی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے اور انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے عمران خان حکومت کے احساس پروگرام کی تعریف کی گئی ہے۔ اپنے ریسرچ پیپر میں یونیورسٹی نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے احساس پروگرام نے اس ملک کے سب سے کمزور طبقے کی بہتری کے لیے عالمی سطح پر غربت کو مٹانے کی کوششوں میں اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ یہ پروگرام غربت کے لیے ایک جامع اور مربوط لائحہ عمل ہے جو کمزور پاکستانیوں کو مشروط نقد رقم کی منتقلی، ٹارگیٹڈ سبسڈی، صحت اور غذائیت جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ پروگرام مختلف پالیسیوں کے نفاذ اور ان کی اصلاحات پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی قیادت کی اہمیت، یعنی عمران خان صاحب کو وہ اچھی قیادت کی اہمیت کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پروگرام آتے رہے، اربوں روپے انہوں نے جھونکا ہے سبسڈیز کے اندر، پروگراموں کے اندر، بے نظیر پروگرام میں، لیکن وہ سارا پیسہ، اس میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ بیوروکریٹ کھا جاتے ہیں، بڑا حصہ جو ہے وہ پولیٹیکل لوگ کھا جاتے ہیں، بڑا حصہ جو ہے وہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کھا جاتے ہیں، تو عام آدمی تک پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہیں پہ اس خبر کو بھی روکتا ہوں، واپس آؤں گا اس پہ۔ یہ خبر میں آپ کو پہنچاتا ہوں کہ جو پیسہ غریب کو مل رہا تھا نا $2000، وہ پورا $2000 بھی غریب آدمی کو نہیں مل رہا۔ لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ جب ہم $2000 لینے جاتے ہیں تو $2000 ہمیں ملتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہاں جانے کے بعد پیسے کم ملتے ہیں، اور جو پیسے ہمیں ملتے ہیں وہ لگ بھگ $1800 ہیں۔ جو فرنچائز سے 2000 کے بجائے $1800 مل رہے ہیں، یہ خواتین نے اس کے اوپر شکوہ کیا ہے، اور یہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یہ خبر چلی ہے۔ یعنی وہ جو $2000 مریم اورنگزیب نے کہا تھا نا، جس پہ شادیہ مری نے 786 اٹھا کے دکھایا تھا کہ اس نمبر کے اوپر کال کریں، اس پہ کال کریں، پیسے الٹے کٹ جاتے ہیں۔ ایک تو غریب آدمی کے کال کرنے پہ پیسے کٹتے ہیں، اس کے بعد جب اس کو $2000 جب وہ آدمی لینے جاتا ہے تو اس کو $1800 ملتے ہیں۔ تو یہ ایک اور اس کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اب وہ $200 کہاں جا رہا ہے، اس کا جواب حکومت دے۔
बहरहाल जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, उन्होंने कहा कि एक अच्छी क़यादत की अहमियत मजबूत इदारों की तामीर और डेटा की सही कलेक्शन और टेक्नोलॉजी को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और गुर्बत के खात्मे के लिए एक मरबूत जामे नुक्ता नजर के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है ये पूरा प्रोग्राम जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था। तो इस लेवल की तारीफ इमरान खान साहब की, दुनिया की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी, उनका जो रिसर्च पेपर है वो कर रहा है कि दुनिया के अंदर उन्होंने देखा जो प्रोग्राम हुए कोविड के दौरान, उनमें टॉप का प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम जो इमरान खान साहब ने दिया था। इकोनॉमी उनकी ठीक चल रही थी, हर चीज इमरान खान साहब ठीक चला रहे थे, मुल्क चल पड़ा था, लोगों को सब्सिडीज मिल रही थी, एशिया के अंदर वो एक नई दुनिया बना रहे थे, यूरोप और मगरब के साथ भी ताल्लुकात को बराबरी की सतह के ऊपर लेकर आ रहे थे, खुद मुख्तारी और आजादी की बात भी कर रहे थे, भारत को भी उन्होंने पहली दफा नकेल डाली थी बहुत हद तक। लेकिन ये सारा कुछ रिवर्स गियर में डाल दिया गया और इस वक्त पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के ऊपर बड़े बड़े सवालात हैं। इस वक्त हम मांगने वाले के तौर के ऊपर मशहूर हैं। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी की जिंदगी जीरन हो गई है, महंगाई का एक ऐसा तूफान है कि 30% तक महंगाई पहुंच गई है, लेकिन इस हुकूमत के अलल्ले तलल्ले खत्म ही नहीं हो रहे, यानी इनकी अयाशियां ही खत्म नहीं हो रही। वो एक कामरान खान का ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और उन्होंने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया है। माले मुफ्त दिले बेरहम, शहबाज शरीफ साहब रहम फरमाए, IMF के सामने सरदगू हैं, फौरी तौर पर 41 अरब डॉलर के कर्जे दरकार हैं और 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी में अदा करने हैं। पहले ही फौज जफर मौज मौजूद है। आखिर कितने वुज़रा मुशीर मावनीन खुसूसी आपको चाहिए? आपको काबीना में खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें। ये जो इन्होंने 3 और बंदे लगा दिए हैं, मिस्टर शाह अवैस नूरानी और डॉक्टर मोहम्मद जहांसेब खान और मिस्टर जफरुद्दीन महमूद, ये और बंदे 3 लगा दिए हैं, तो अब 1 दर्जन के करीब इनके मावनीन खुसूसी शहबाज शरीफ साहब के हो गए हैं। इसमें एक और खबर भी है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी इसकी निशानदेही की, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। ये जो बंदा है ना जिसको अभी लगाया अवैस नूरानी, ये फजल रहमान के बहुत करीबी आदमी है और नूरानी साहब का बेटा है, लेकिन ये वो आदमी है जिसने कुछ अर्सा पहले तकरीर करते हुए बलूचिस्तान के टुकड़े करने की बात की थी, बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुल्क बनाने की इसने बात की थी। और उस वक्त हमें हमारे इदारों में बैठे हुए हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों ने, उनकी नज़र में आजकल हम गद्दार हैं, हम आजकल बागी हैं, लेकिन उन्होंने उस दौर में हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि यार देखो ये क्या कह रहा है। हमने कहा जी क्या कह रहा है? उन्होंने कहा देखो ये बलूचिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है, इसकी अच्छी तरह खबरगिरी करें आप अपने प्रोग्राम में। तो हमने जब वो देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। हमने कहा जी ये तो वाकई पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, आप इनको नेशनल लीडर आपने इनको बनाया हुआ है और ये पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त हमने इस मामले को बहुत उठाया था और उस वक्त जो हमारे दोस्त हैं जिनकी नजर में आजकल हम बागी हैं, चंद लोग हैं, वैसे सबकी नजर में तो नहीं है, 99% लोग हमारे साथ खड़े हैं, थोड़े से लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये बागी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको जो लगता है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करते हैं, हमारे ऊपर पर्चे वर्चे भी करवा देते हैं और हमें रजिस्टर्ड भी कर देते हैं कि ये बागी हैं, बगावत करते हैं। बहरहाल ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की और आज वो काबीना का हिस्सा है, लेकिन हमारे दोस्तों को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। एक सर्वे आया जी, वो सर्वे भी मैं आपके सामने रख देता हूं और ये जो सर्वे है, ये सर्वे आयरस ने किया है और पंजाब के 5 बड़े शहरों में ये सर्वे किया गया है और पंजाब के आपको पता है बड़े शहरों के अंदर ज्यादातर PMLN मजबूत है, मुस्लिम लीग नून शहरी जमात है पंजाब की। देही इलाकों में उनकी वो बात नहीं है, देही इलाकों में पहले पीपल्स पार्टी होती थी, अब PTI वहां पे चली गई है। लेकिन शहरी इलाकों में जो 5 बड़े शहरों में ताज़ा तरीन सर्वे किए गए उनके मुताबिक 67% लोग ये चाहते हैं, यानी 2/3 से ज्यादा अक्सरियत पंजाब की ये चाहती है कि फौरी जनरल इलेक्शन मुनक्कद करवाए जाएं। सर्वे गैर सरकारी तंजीम आयरस ने किया है और ये अब आपके सामने है कि लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन सिर्फ जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार है वो डर रही है इलेक्शन में जाने से क्योंकि उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरा वो इनके जो हैंडलर्स हैं या इनके जो सहूलतकार हैं वो भी डर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन के अंदर जाया जाए, बल्कि वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ी सूरत हाल होगी, इमरान खान वापस इक्तदार में आ जाएगा और फिर वो सबको बताएगा कि उसको क्यों निकाला और वो सारे मामला जो हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे जो सहूलतकार हैं।
4 चीजें जो हैं वो आजकल सामने आ रही हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब को निकाला गया है। यानी अब तक जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा 4 चीजें वायरल हैं। एक तो ये कहा जाता है कि लोकल खानदानी सियासत जो है वो दफन हो रही थी। बड़े जो सियासी खानदान है उनकी खानदानी सियासत दफन होने जा रही थी इमरान खान के आगे बढ़ने से। दूसरा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा एक ताकतवर लीडर उभर रहा था और एस्टेब्लिशमेंट कभी यह बात बर्दाश्त नहीं करती कि उनसे ज्यादा ताकत या मकबूलियत किसी और के पास हो। तीसरा, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी और आने वाले सालों में हम IMF या अमेरिका की जो पकड़ है उससे बाहर निकल सकते थे और उनकी यह जारादारी हमारी मईशत के ऊपर या हमें कंट्रोल करने की उनकी सलाहियत जो है वो कमजोर होती चली जा रही थी। और चौथी रीजन ये बताई जा रही है कि आम पाकिस्तानी ज़हनी तौर पर तरक्की पसंद हो रहे थे। एक और बहुत बड़ी खबर है मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, वो मैं आपको अगले वीलॉग में जरूर बताऊंगा और ये क्लेम बड़ा खौफनाक है। अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन मैं ये रिपोर्ट आपके सामने रख दूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुलाकात होती है अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज।